हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले हैप्पी होली टू एवरीवन। एंजॉय करना क्लास। आज का दिन 1 घंटा 2 घंटा जरूर क्लास अच्छे से खेलना, होली अपने पेरेंट्स के साथ दोस्तों के साथ खूब एंजॉय करना। लेकिन हम सबको पता है कि यार बिजनेस स्टडीज में छुट्टियां इतनी कम है, इसीलिए क्लास मैंने आज का दिन भी आप लोगों के लिए ना चाहते हो ये क्लास पढ़ाई भरा रख दिया है। मैं आज 2 वीडियोस लेके आऊंगा जिसमें पूरा का पूरा पार्ट भी कवर करूंगा। इसमें से एक आप अभी देख रहे हो। इस वीडियो को अच्छे से क्लास देख लेना, उसके बाद आराम से 2 घंटे 2.5 घंटे अपना होली खेलना जरूर। थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाओगे, ब्रेक भी मिल जाएगा। उसके बाद शाम को हम आराम से अपना पार्ट भी पूरा का पूरा खत्म करेंगे। अभी मैं आपको 2 चैप्टर पार्ट बी के खत्म कराऊंगा। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10। बहुत ही स्ट्रेस भरा चैप्टर है, दोनों ही खतरनाक चैप्टर है। और वेटेज है क्लास दोनों का 15 नंबर है। छुट्टियां कम है तो इसीलिए क्लास एट एनी कॉस्ट में 2 चैप्टर क्लास अभी खत्म कराने जा रहा हूं और 15 नंबर सिक्योर करवा दूंगा आपके। 1 घंटा लगभग क्लास टिक के मेरे साथ पढ़ो, उसके बाद अपना होली खेल लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। चैप्टर 9, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली मतलब क्या है क्लास का। मैनेजमेंट रेफर्स टू, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, पैसों का सही तरीके से क्लास एक्वायर करना। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, पैसे को क्लास यूटिलाइज करना। एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस प्लस फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ कंपनी। कंपनी स्मूथली चल सके उसके लिए क्लास एफिशिएंट फंड्स को एक्वायर करना मार्केट से, उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करना, फंड्स को अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि स्मूथली तरीके से अपना बिजनेस चलता रहे। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटिंग टू फाइनेंस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ध्यान रखना, मैनेजमेंट रिलेटिंग टू फाइनेंस, फाइनेंस के रिगार्डिंग जो मैनेजमेंट होता है उसी को हम लोग क्लास फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। ओके, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। ध्यान रखना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। और जब कंपनी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करेगी तो अपने आप ही क्लास अदर 4 ऑब्जेक्टिव भी पूरे हो जाएंगे। पहला, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज करेगी कंपनी तो अपने आप ही प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होगा, फंड्स का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन होगा, कंपनी के पास लिक्विडिटी मेंटेन रहेगा, मतलब डे टू डे एक्सपेंस के लिए कैश मेंटेन रहेगा, और जो भी फाइनेंशियल कमिटमेंट आपने किए हैं क्रेडिटर्स के साथ वो भी पूरे हो जाएंगे। ओके, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रोल में आप ध्यान रखना क्लास, बहुत सिंपल तरीके से मैं इसे याद करवाऊंगा आपको। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है। सबसे पहला कि आपका जो फिक्स एसेट्स है और करंट एसेट्स है इसका साइज डिसाइड करना। दूसरा, कितना शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करना है आपको, कितना लॉन्ग टर्म फंड्स रेज करना है ये डिसाइड करना। आपके में डेट कितना रहेगा, इक्विटी कितना रहेगा ये डिसाइड करना। और जितने भी आइटम आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस आप उसी तरीके से करते हो ना जितना पैसा है। भाई सीधी सी बात है, अपने पैसे के हिसाब से आप एक्सपेंस करते हो। तो ऑल आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं फिर से रिपीट करो, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितना आसान है। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स एसेट, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स, हाउ मच आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कितना रहेगा, इक्विटी कितना रहेगा, मतलब कितना आप पब्लिक का पैसा लगाओगे और कितना अपना पैसा लगाओगे, और सारे के सारे आइटम इन पीएनएल। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स एसेट, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट, डिटरमिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स, देन क्लास आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कितना रहेगा, इक्विटी कितना रहेगा, और ऑल आइटम्स इन पीएनएल। ये 5 के 5 है क्लास रूल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई होप आपको अभी इसी वक्त याद हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है। डिसाइडिंग इन एडवांस, एडवांस में डिसाइड कर लेना हाउ मच टू स्पेंड, कितना खर्च करना है, व्हाट टू स्पेंड, किस पे खर्च करना है, अकॉर्डिंग टू फंड एट योर डिस्पोजल, जो आपके पास पैसे हैं उसके अकॉर्डिंग क्लास कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, फाइनेंशियल प्लानिंग। ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ये हमें बताता है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड बाय एंटरप्राइज टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन स्मूथली। तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए। देखो, अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे ना, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है, खाली प्लानिंग का मतलब क्या है, फ्यूचर में सोचना, फ्यूचर के लिए क्लास सारे टारगेट वगैरह बना के चलना। ये भी वही है, तुम्हें फ्यूचर में कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, आज कितने की जरूरत पड़ रही है, फ्यूचर में कितने की पड़ेगी, उसको लिंक करना, कल कल क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपके पास है, ये सारी चीजें। कल को आपको कितना पैसा चाहिए था कि स्मूथली चल सके, कितना पैसा आप लॉन्ग टर्म फंड से, कितना पैसा शॉर्ट टर्म फंड से रेज करोगे, डेट से रेज कितना करोगे, इक्विटी से रेज कितना करोगे, और प्रॉपर पॉलिसी बनाओगे ताकि फंड्स का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। देखो यार, आप आम जनता का पैसा लगा रहे हो बिजनेस के अंदर तो आपको उसको खास ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपने पैसे का सही से इस्तेमाल नहीं किया तो बर्बाद हो जाओगे, आप खुद का भी नुकसान करोगे, आम जनता का भी। बेनिफिट्स,
ये इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तो सबसे बड़ी चीज जो होगी, सबसे पहला बेनिफिट जो मिलेगा, आप ऑप्टिमम फंड्स को कलेक्ट कर पाओगे। एग्जैक्टली तुम्हें जितने पैसों की जरूरत है ना, तुम उतना पैसा कलेक्ट कर पाओगे। ओवर कैपिटलाइजेशन नहीं करोगे कि आपको 100 करोड़ चाहिए, मार्केट से आपने 200 करोड़ उठा लिया, ऐसा नहीं होगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर पाओगे कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट एग्जैक्टली कितना होगा और इक्विटी कितना हो, कितना पैसा अपना लगाओगे, ओनर्स फंड कितना पैसा बोरोड फंड होगा। पैसे को सही प्रोजेक्ट में आप लगा पाओगे, पैसों का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन कर पाओगे, शॉक्स और सरप्राइज से बच पाओगे। बिकॉज आप फ्यूचर के लिए बहुत सारी प्लानिंग करते हो, तो फ्यूचर में कोई शॉक सरप्राइज आपको नहीं लगेगा पहले से, अगर आप प्लान करके चलोगे। और ये प्रेजेंट को फ्यूचर में जोड़ता है। कीवर्ड्स कैसे पता चलेगा? इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन रिक्वायर्ड। अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की तो उसमें केस स्टडी में लिखा रहेगा कि ऐसा करने से आपको जब पैसों की जरूरत पड़ेगी तब क्लास आपके पास पैसा होगा। तो मेक श्योर राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल अवेलेबल राइट टाइम, सही पैसा सही समय पे अवेलेबल है। तो ये इसके कीवर्ड्स है क्लास फाइनेंशियल प्लानिंग के, समझ जाना, फिर उसका क्लास इंपॉर्टेंस आप लिख लेना। तो आप खुद सोचो ना, फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तो बेनिफिट क्या होगा? सही से पैसा कलेक्ट कर पाओगे, सही से खर्च कर पाओगे, पैसे सही जगह पे लगा पाओगे, डेट और इक्विटी का सही रेशियो आप बना पाओगे। फाइनेंशियल प्लानिंग करने से आप प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक कर पाओगे, बिजनेस में फ्यूचर में होने वाले शॉक एंड सरप्राइज से बच पाओगे। ये सारे बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल डिसीजन। मैंने आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी कहा था कि भाई ये चीज़ें क्लास आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी। फाइनेंशियल डिसीजन तो 3 तरह के डिसीजन हैं: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। इन 3, इन्वेस्टमेंट को कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी कहते हैं, कितना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब आपको पैसा कहाँ से रेज करना है, ओनर फंड या बोरोड फंड। और डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या है क्लास? कितना पैसा क्लास आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिविडेंड डिसीजन यानी क्लास बेसिकली कितना पैसा आपको, प्रॉफिट का कितना हिस्सा आपको बचाना और कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इन सबको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे। पहले हम लोग क्लास समझते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन केस स्टडी से कैसे पता चलेगा। ओपनिंग अ न्यू ब्रांच, एक नए ब्रांच को खोलना, फिक्स एसेट्स को खरीदना, प्लांट मशीन बिल्डिंग, ये सब समझ जाना क्लास इन्वेस्टिंग डिसीजन है। अच्छा, डिसाइडिंग द सोर्स ऑफ फंड्स यानी डेट या इक्विटी कहाँ से रेज करोगे। इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर, लोन हैव एडिशनल कैपिटल, चेंज इन रेशियो ऑफ डेट और इक्विटी कैपिटल, ये सब बताता है क्लास आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ फंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेजिडुअल यानी लेफ्ट ओवर प्रॉफिट, प्रॉफिट जो बचेगा टैक्स देने के बाद, जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना बचाएंगे, कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो सारी चीज डिसाइड करना डिविडेंड डिसीजन है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे सबसे पहला है कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट। जिस प्रोजेक्ट में कैश फ्लो है, अगर आप उस कैश फ्लो को अफोर्ड कर सकते हो तो आप उस वहाँ पे इन्वेस्ट करो, अदरवाइज मत करो। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हो तो डे टू डे बेसिस पे उस पर कुछ खर्चे होते हैं, अगर आप वो खर्चा झेल सकते हो तो उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो, अदरवाइज मत करो। दूसरा है क्लास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो उससे कुछ रिटर्न भी होगा, उस रिटर्न को देखो, हायर रिटर्न है तो इन्वेस्ट करो, नहीं तो मत करो। रिस्क इन्वॉल्व, जहां पे रिस्क क्लास आपको लग रहा है कम है, आप वहां पे इन्वेस्ट करो। अगला है क्लास इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। आप देखो इन्वेस्टमेंट करने का क्राइटेरिया क्या है, आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो क्या उसके रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, क्या उसको रिपेयर मेंटेनेंस आपके देश में उसके इंजीनियर्स अवेलेबल हो जाते हैं, ये सारी चीजें आप चेक करो। कितने साल तक सर्विस मिल रही है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको चेक करना है। देखो यार, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज एन इरिवर्सिबल डिसीजन। आप इस डिसीजन को रिवर्स नहीं कर सकते। कल को अगर आपने सोचा कि मुझे इस प्रोजेक्ट में लगाना है, स्टार्ट कर दिया आपने, उसको वापस नहीं कर सकते क्योंकि आपने उसी नाम से फंड रेज करा हुआ है ना, आप उसको वापस नहीं कर सकते। तो पहले से सारी चीजें सोच लो, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करो। तो ये 4 पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। तो सबसे पहली चीज इस क्लास आती है कॉस्ट। देखो आप कभी भी फंड्स को रेज करो, चाहे डेट से चाहे इक्विटी से, कॉस्ट आती है कि खर्चा आता है। तो आप चेक करो कि डेट रेज करने, डिबेंचर्स या लोन से कितना खर्चा आएगा और शेयर्स इशू करने पे कितना खर्चा आएगा। जैसा खर्चा कम है वहां से फंड्स रेज करो। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विद बोरोड फंड, डेट इज मोर रिस्की कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कंपनी को डेट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, चाहे कंपनी चले ना चले, प्रॉफिट हो चाहे ना हो। तो कंपेयर करना है क्लास डेट रिस्क को और उस हिसाब से आपको फंड्स रेज करना है। कैश फ्लो पोजीशन, अगर आप अच्छा खासा इंटरेस्ट पे कर सकते हो, कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है, तो गो फॉर डेट। आप डेट ले लो, क्यों अपनी ओनरशिप किसी और को दोगे, मालिकाना हक आप अपना रखे रहो, आप उधार ले लो, आप ब्याज भरते रहो, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट, शेयर इशू करने का जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो आप कंपेयर करना है फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है, हाई है लो है, उस हिसाब से डेट या इक्विटी को रेज करना है। फ्लोटेशन कॉस्ट को बोलते हैं शेयर इशू एक्सपेंसेस, प्रोस्पेक्टस का खर्चा, लीगल एक्सपेंसेस, रजिस्ट्रेशन खर्चा, ऐसे बहुत सारे और खर्चे होते हैं, उस सबको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट।
स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, देखो यार, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन चल रहा है तो लोग रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं, तब आप इक्विटी इशू करो। डिफ्लेशन चल रहा है, लोग रिस्क लेने को तैयार नहीं है, तो आप डेट इशू करो, ठीक है। कंट्रोल कंसिडरेशन, अगर आप चाहते हो कि भी कंट्रोल आपके हाथ में रहे, ठीक है, कॉस्ट रिपीट इसको हटा दो। कंट्रोल कंसिडरेशन, इसको फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं क्लास? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। कंट्रोल कंसिडरेशन, आप चाहते हो कंट्रोल आपके हाथ में रहे, आप चाहते हो कि भाई कंट्रोल मेरे हाथ में रहे, मालिक मैं ही रहूं, तो भैया डेट इशू करो। लेकिन अगर आप कंट्रोल छोड़ सकते हो तो आप इक्विटी इशू करो। देखो यार, डेट का मतलब आपने उधार लिया, आपको ब्याज देना है, कंपनी के मालिक आप ही रहोगे। इक्विटी का मतलब आपने अपना मालिकाना हक किसी और को देके पैसा ले लिया, ब्याज तो नहीं देना आपको, फिर फ्री हो आप इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट नहीं पे करना, कोई फिक्स लायबिलिटी नहीं है, लेकिन हाँ मालिक वो भी बन गया, फिर वो भी आपके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करेगा। अगला है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर तुम्हारे ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तुमने ऑलरेडी बहुत सारा उधार ले रखा है, तो भैया अब इक्विटी इशू करो, डेट इशू मत करो। लेकिन अगर तुम्हारा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है या कोई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है ही नहीं, तो क्लास आप उधार ले लो, आपका ऊपर कोई भी लोन नहीं है तो आप उधार ले लो, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास डिविडेंड डिसीजन। इसको अफेक्ट करने वाले सबसे पहला फैक्टर अर्निंग। अर्निंग ज़्यादा है तो डिविडेंड ज़्यादा दो, अर्निंग कम है तो डिविडेंड कम दो। अगला स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अगर आपकी अर्निंग स्टेबल है, आप हर साल उतना ही पैसा कमाते हो, तो डिविडेंड बांटो आप, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अर्निंग अनस्टेबल है तो क्लास आप डिविडेंड मत दो, पैसा बचा के रखो। कैश फ्लो पोजीशन, अगर आपका कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है तो आप मोर डिस्ट्रीब्यूट करो इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड और रिटेन कम करो। कैश फ्लो पोजीशन अच्छा नहीं है तो आप फिर रिटेन करो। अगर फ्यूचर में कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है कि आपको लग रहा है कि मैं तरक्की कर सकता हूं, कल को इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, तो फिर आप रिटेन ज्यादा करो, डिविडेंड कम बांटो, आप पैसा बचा के रखो, कल को उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा आपको, तो कोई भी फ्यूचर में ग्रोथ का मौका ही नहीं दिख रहा आपको, कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख ही नहीं रही फ्यूचर में आपको, फिर आप क्या करोगे क्लास? तो फिर आपने क्या करना है, पैसे को बांट देना है डिविडेंड के फॉर्म में। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, अगर आप चाहते हो कि आपका डिविडेंड स्टेबल रहे, हर साल आप फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड बांटते रहो, अगर आप ये चाहते हो तो भैया क्लास आप डिविडेंड हाई दो, अदरवाइज डिविडेंड लो दो, यानी कि फिर आप रिटेन ज्यादा करो। देखो सवाल यहाँ पता क्या है, आपको जो प्रॉफिट है, मान लो 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, 30 रुपए आपने टैक्स दे दिया, तो 70 रुपए बचा है ना, इस 70 में से कितना डिविडेंड बांटे और कितना बचाएं, सवाल ये है। तो मोर बांटोगे तो बचाओगे कम, और ज्यादा बचाओगे तो बांटोगे कम, तो ये सवाल है यहाँ पे। टैक्सेशन पॉलिसी, हाई टैक्स है तो डिविडेंड कम, टैक्स लो है तो डिविडेंड ज्यादा, इसको बोलते हैं डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अगला है क्लास टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर। अगर आपके पास बूढ़े शेयर होल्डर ज्यादा हैं, ओल्ड एज के शेयर होल्डर हैं, वो ज्यादा हैं आपके पास, तो डिविडेंड ज्यादा बांटो, उनको पैसों की जरूरत पड़ती है। और अगर यंग एज के शेयर होल्डर है क्लास, तो उनको क्लास डिविडेंड कम बांटो, रिटेन ज्यादा करो, ठीक है, वो रिस्क ले सकते हैं। तो ये 3 डिसीजन है, इनमें से क्लास चांसेस हैं कोई आ सकता है। नेक्स्ट है क्लास फाइनेंशियल लीवरेज, जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। फाइनेंशियल लीवरेज मींस द प्रेजेंस ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटिटी, कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कितना है। डेट को चीपर सोर्स माना जाता है, फाइनेंस चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। देखो डेट ना सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्यों? क्योंकि जब आप क्लास डेट इशू करते हो तो होता क्या है क्लास, कि जो इंटरेस्ट आप देते हो डेट पे, वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस है, वही इंटरेस्ट आपके पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड जाता है और आपका प्रॉफिट कम होता है, जिसकी वजह से आपको टैक्स कम लगता है। तो डेट इशू करने से फायदा होता है, इसको चीपर माना जाता है। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब क्या है, आपकी टोटल इक्विटी में डेट कितना है, ध्यान रखना। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब प्रपोर्शन कितना है डेट का, प्रपोर्शन कितना इक्विटी का, बट फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब यह है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का, कि आपके टोटल इक्विटी में डेट कितना है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में आपका कर्जा कितना है, सिर्फ उसके बारे में बताता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। यहाँ पे क्लास एक न्यूमेरिकल बन सकता है, मैं न्यूमेरिकल की सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, तो ध्यान से अच्छे से समझना यहाँ पे रूल क्या है, ताकि न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत ना हो। मोर डेट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन अर्निंग। देखो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में जब आप डेट को ऐड करोगे तो आपका अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, यानी कि अगर आपको पैसों की जरूरत है सॉरी, अगर आपको पैसों की जरूरत है, 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, अब मार्केट से डेट से पैसा उठा रहे हो, तो अगर डेट इंक्रीज होगा तो डेट के इंक्रीज होने से जो तुम्हारा अर्निंग पर शेयर है ना, वो भी बढ़ेगा। अगर डेट इंक्रीज होगा तो डेट के इंक्रीज करने से तुम्हारा जो अर्निंग पर शेयर है वो भी बढ़ेगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तुम मार्केट से 5% पे उठा रहे हो, लगा रहे हो क्लास 12% पे, तो उठाओ ना, और उठाओ पैसा, तुम्हें बस 5% भरना है वहाँ, तुम कमा 12% रहे हो, तो डेट ऐड करना, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर क्लास तुम्हारा आरओआई कम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, फिर तो भैया डेट मत ऐड करो,
फिर क्या होगा क्लास, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो तुम इक्विटी अगर अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐड करोगे तो तुम्हारा अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। यानी कि तुम्हें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ऐड करना है या इक्विटी ऐड करना है क्लास, ये डिपेंड करता है क्लास इस पे, आरओआई और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है, प्रॉफिट बिफोर एडिशन टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो क्लास आपको डेट इशू करना चाहिए अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, तभी अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। और अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो क्लास आपको इक्विटी ऐड करना चाहिए अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। इक्विटी ऐड होगा तो क्लास तुम्हारा अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। तो ये रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन द रिटर्न इन्वेस्टमेंट देन मोर डेट मींस लॉस फॉर कंपनी। लेकिन अगर आप इस केस में डेट ऐड करोगे तो भैया कंपनी को लॉस होगा, ईपीएस घट जाएगा। और इस केस में अगर आप इक्विटी इशू करोगे तो तुम्हारा ईपीएस घट जाएगा। रूल सिर्फ सिंपल सीधा है, आरओआई ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से डेट इशू करो, आरओआई कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट से इक्विटी इशू करो। अगर आपने इसका अपोजिट इशू किया तो अर्निंग पर शेयर घटेगा, आपका नुकसान ही होगा, ठीक है। तो यही बात है क्लास यहाँ लिखी है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर है क्या, बेसिकली डेट अपॉन इक्विटी, ये हो कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मींस द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज फॉर फाइनेंसिंग बिजनेस ऑपरेशन, कि भी बिजनेस को चलाने के लिए आपने डेट और इक्विटी का कितना प्रपोर्शन लगाया है। कैसे पहचानोगे कि ये फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर पूछा है या फैक्टर अफेक्टिंग इन फाइनेंसिंग डिसीजन पूछा है, कंफ्यूजन होता है इसमें। तो ये रहे कीवर्ड्स, रेशियो ऑफ डेट एंड इक्विटी इन टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल के अंदर डेट और इक्विटी का रेशियो कितना होगा। फाइनेंसिंग में था फंड्स को कहां से रेज करना है, डेट और इक्विटी से, यहां पे रेशियो की बात कर रहा है। इश्यू ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर्स टू रेज मोर फंड विल इफेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। इश्यू ऑफ एडिशनल डिबेंचर ऑन टेकिंग मोर लोन विल इफेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। शेयर और डिबेंचर्स को अगर आप इशू करोगे ना तो कैपिटल स्ट्रक्चर इफेक्ट होगा। तो ये हो गया क्लास आपका कीवर्ड्स। अब इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, बिल्कुल फाइनेंसिंग डिसीजन जैसा ही है। कौन कौन से फैक्टर्स है जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेंगे, राइट। सबसे पहला कैश फ्लो पोजीशन। अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा डेट रखो और इक्विटी कम। आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा है तो आप डेट इशू करो, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर कम है तो आप क्लास क्या इशू करोगे, इक्विटी इशू करोगे। अगला है कॉस्ट ऑफ डेट। डेट को रेज करने में, उधार लेने में अगर खर्चा ज्यादा आ रहा है तो आप इक्विटी इशू करो, अदरवाइज आप डेट इशू करो। अगला टैक्स रेट, ध्यान रखना टैक्स रेट अगर हाई है, टैक्स रेट बहुत ज्यादा है तो आप डेट इशू करो। डेट इशू करने से क्या होगा, टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है इंटरेस्ट, तो ज्यादा डेट इशू करोगे ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा, ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा तो ज्यादा खर्चा है, प्रॉफिट कम हो जाएगा, टैक्स कम जाएगा। तो भले ही परसेंटेज ज्यादा है बट अमाउंट कम होगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ध्यान रखना अगर इक्विटी को ऐड करने से, अगर इक्विटी को बढ़ाने से तुम्हारा अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है तो आप इक्विटी इशू करो, और इक्विटी को बढ़ाने से तुम्हारा अर्निंग पर शेयर घट रहा है तो समझ जाओगे नहीं भैया इक्विटी डेट इशू करो। फ्लोटेशन कॉस्ट में पहले ही बता चुका हूं, शेयर इशू एक्सपेंस अगर हाई है तो डेट इशू करो, अदरवाइज इक्विटी। रिस्क, कंपनी के लिए ज्यादा रिस्क कहां पे होता है क्लास, डेट पे। तो क्लास अगर कंपनी देख रही है कि भैया इंटरेस्ट पे कर सकती है, डेट बहुत रिस्की है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर आप उसको बियर कर सकते हो उस रिस्क को तो डेट इशू करो, अदरवाइज फिर रिस्क क्यों लेना, इक्विटी इशू करो। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, इन्फ्लेशन के अंदर क्लास कंपनी को इक्विटी इशू करना चाहिए ताकि जनता रिस्क लेने को रेडी होती है इक्विटी मार्केट में। डिफ्लेशन में आपको डेट इशू करना है। कंट्रोल रखना चाहते हो अपने पास तो डेट इशू करो, कंट्रोल लूज कर सकते हो तो आप इक्विटी इशू करो। ऑलरेडी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट तुम्हारा हाई है तो अब इक्विटी इशू करो, डेट इशू मत करो। और अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट तुम्हारा लो है, तुम्हें कोई भी डेट नहीं है पहले से, तो आप डेट इशू करो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है पीबीआईटी, ठीक है, पीबीआईटी अपॉन एनुअल इंटरेस्ट, पीबीआईटी अपॉन एनुअल इंटरेस्ट। देखो अब तुम्हें मैं सिंपल से बता देता हूँ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट कवरेज रेशियो अगर ज्यादा है, अगर डेट कवरेज रेशियो ज्यादा है, किसका मतलब तुम्हारे पास अच्छा खासा प्रॉफिट है इंटरेस्ट के कंपैरिजन में, तो तुम आराम से डेट इशू कर सकते हो। ऑलरेडी तुम्हारे पास बहुत सारा प्रॉफिट है, अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट सर्विस कवरेज रेशियो दोनों ही क्लास तुम्हारा हाई है, इसका मतलब तुम्हारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है इंटरेस्ट को बियर करने के लिए, तो तुम क्लास आराम से डेट इशू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लो है तो फिर तुम इंटरेस्ट भर नहीं सकते तो तुम क्लास इक्विटी इशू करो। ओके, बहुत सारे पॉइंट्स हैं क्लास, इतने सारे पॉइंट्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बट मैं रिवीजन करा रहा हूँ, सारा ही करा दे रहा हूँ, ठीक है। अगला क्लास फिक्स कैपिटल, मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो उसको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके चलना, वो उस पर ध्यान रखना कि वो जरूर लिख लिख के याद कर लो। और 50% क्वेश्चन डायरेक्ट भी आएगा, तो इतना घबराने वाली कोई जरूरत नहीं कि सारे केस स्टडी आएंगे, ऐसा नहीं होता, आधे क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। तो भी कॉन्फिडेंट और फेथ रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। फिक्स कैपिटल, investment in fixed asset for longer duration is called fixed capital. Fixed capital is financed through long term sources. Obviously अगर मुझे fixed capital खरीदना है, मुझे बिल्डिंग मशीनरी
और बड़े बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है क्लास, बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं लंबे समय के लिए उधार लूंगा, जैसे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन एक्सेट्रा, इन सब में पैसे लगाऊंगा। द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर्स विच आर एक्सप्लेन नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे मैं बताऊँ क्लास आपको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लास नेक्स्ट स्लाइड क्या या बियॉन्ड में ही दिखा रखा है। अगर मैं इसकी कीवर्ड्स की बात करूं, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बाइंग फिक्स असेट, फिक्स असेट में कितना पैसा लगाएंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट, बिजनेस लाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल देन बिजनेस इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग सर्विस। तो भाई सर्विस वालों को ज़्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती, मैन्युफैक्चरिंग वालों को मशीनें लगानी होती है ज़्यादा, उनको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ती है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, ध्यान समझना, सबसे पहला नेचर ऑफ बिजनेस। अगर क्लास आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, आपको ज़्यादा पैसा मार्केट से उठाना पड़ेगा फिक्स असेट्स को खरीदने के लिए। लेकिन अगर आप एक रिटेल बिजनेस हो तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। बड़ा स्केल ऑफ ऑपरेशन है, लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन नीड्स मोर फिक्स कैपिटल, स्केल ऑफ ऑपरेशन छोटा है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हो, लेबरों से काम कराते हो, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। लेकिन अगर आप मशीन से काम कराते हो, कैपिटल से काम कराते हो, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अगर आप नई नई टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हो तो आपको ऑब्वियसली फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अगर आप पुराने टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हो तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में आप ग्रो कर सकते हो, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए, नहीं है तो कम। एसेट्स अवेलेबल ऑन लीज, अगर आपको किराए भाड़े पे एसेट मिल जाता है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, लेकिन किराए भाड़े पे नहीं मिलता, खरीदना ही पड़ेगा आपको, तो आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर, अगर आप कोलैब करते हो किसी के साथ तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि पैसे तो वो भी लाएगा, लेकिन कोलैब नहीं करते, अकेले काम करते हो तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। डाइवर्सिफिकेशन, अपना बिजनेस आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, ये काम भी कर रहे हो वो काम भी कर रहे हो, तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और एक ही काम कर रहे हो तो फिर इतना पैसा लगेगा ही नहीं, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो ये वो फैक्टर्स जो बताते हैं कि भैया आपको कितनी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। उसी तरीके से क्लास वर्किंग कैपिटल, इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। ऑपरेटिंग साइकिल वो टाइम पीरियड है जहां पे आप एसेट्स को, रॉ मटेरियल को खरीदते हो, उसे फिनिश गुड्स बनाकर बेच देते हो और पैसा ले लेते हो। और ऑपरेटिंग साइकिल जितना लंबा होगा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा होगी। रॉ खरीदा, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, इन्वेंट्री मेंटेन किया, बेचा, डेटर और ट्रेड रिसीवेबल मिले, फिर उसे कन्वर्ट किया कैश में, ये पीरियड पूरा का पूरा, ये पूरा राउंड सर्कल, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ये जितना बड़ा होगा आपको वर्किंग कैपिटल उतनी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। वर्किंग कैपिटल का मतलब डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चा होता है। कीवर्ड्स क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर वन फाइनेंशियल ईयर, टोटल वैल्यू ऑफ करंट एसेट रिप्रेजेंट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज को नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री, कैश, ट्रेड रिसीवेबल्स, बैंक, ये सब चीज़ें क्लास आपका वर्किंग कैपिटल है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करेंगे कि आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, ज़्यादा है कम। सबसे बड़ा लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल जितना बड़ा होगा आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उतनी ही ज़्यादा होगी, और ऑपरेटिंग साइकिल जितना छोटा होगा आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उतनी ही कम होगी। नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आपका बिजनेस क्लास एक रिटेल बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अगर आपका बिजनेस क्लास एक सर्विस बिजनेस है जहाँ आप सेवाएं दे रहे हो क्लास, ठीक है, तो वहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। स्केल ऑफ ऑपरेशन, लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन नीड मोर वर्किंग कैपिटल, स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशन नीड लेस वर्किंग कैपिटल। इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में ज़्यादा स्टॉक इकट्ठा करना पड़ेगा, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। डिफ्लेशन में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, लोग डिमांड नहीं कर रहे तो माल भी कम रखोगे। नई नई टेक्नोलॉजी अगर आप अपग्रेड करते हो, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन टेक्निक, कुल मिला के अगर आप लेबर इंटेंसिव से काम कराते हो तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, वेस्टेज ज़्यादा होता है उसमें। और कैपिटल इंटेंसिव से काम कराते हो तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। फ्यूचर में ग्रो करना चाहते हो, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है आपके पास, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। क्रेडिट अलाउड क्लास, अगर क्लास आप क्रेडिट अलाउ करते हो, उधार देते हो लोगों को, ठीक है यार हम उधार दे दे रहे हैं, तो भैया तुमने उधार तो दे दिया, पैसा तुम्हें बाद में मिलेगा, बट माल तो रखना पड़ेगा ना, तो तुम्हें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। उधार अलाउ नहीं करते कि नहीं भैया मुझे कैश में ही बेचना है, तो पैसा रहेगा तुम्हारे पास, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। क्रेडिट अवेलेबिलिटी, अगर तुम्हें आसानी से उधार मिल जाता है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। तुम्हें तो उधार मिल जाता है आसानी से, तो तुम बाहर से क्यों उठाओगे पैसा वर्किंग कैपिटल के लिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट कम है। बट अगर क्रेडिट अवेलेबिलिटी नहीं होती, तुमको तुम्हें नगद खरीदना पड़ता है, तो तुम क्लास किसी से उधार लोगे, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, तो तुम्हें क्लास जब जरूरत होगी तब जाके तुम खरीद के लिए आओगे, तुम्हें उधार लेने की जरूरत ही नहीं किसी से। और अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है इजीली, तो तुम्हें क्लास स्टोर करके रखना पड़ेगा, तुम्हें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी।
एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है अगर मार्केट के अंदर, तुम्हें ज़्यादा माल इकट्ठा करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, और कंपटीशन है ही नहीं तो क्लास तुम्हें फिर ज़्यादा माल इकट्ठा नहीं करना है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। ठीक है, कंपटीशन में ना माल भर के रखते हैं लोग ताकि लोग हमारे पास आए कंपटीशन में, हमारे पास कोई कमी ना दिख जाए, तो वो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है हाई कंपटीशन के अंदर। ठीक है, तो यही है क्लास। अगला है फाइनेंशियल मार्केट, 7 से 8 नंबर का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। सिमिलरली इन केस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ये भी अच्छा चैप्टर है। फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली एक ऐसी मार्केट है जो क्लास सेवर्स और बोरोवर्स दोनों को क्लास क्या करता है, मिलाता है, एक ऐसा प्लेस। फाइनेंशियल मार्केट ट्रांसफर करता है मनी और कैपिटल फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस मनी, जिसके पास सरप्लस मनी है उसके थ्रू जिसके पास डेफिसिट मनी है, यानी जो डेफिसिट मनी तो नहीं बोलेंगे, जो इन्वेस्टमेंट चाहते हैं उन तक पैसा पहुंचाता है फाइनेंशियल मार्केट। हम जैसे आप जैसे लोग हर महीने अपनी इनकम में से कुछ कुछ पैसा जोड़ते चले जाते हैं, आपके पेरेंट्स हम सब जोड़ते चले जाते हैं, फिर हम ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन को देते हैं पैसे ताकि वो इन्वेस्ट कर सके। तो अगर हम उनको पैसे दे रहे हैं, डायरेक्टली नहीं देंगे, थ्रू बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट देंगे, तो इन्हीं को बोलते हैं क्लास फाइनेंशियल मार्केट, जो एक मीडिएटर बन जाता है, लिंक बन जाता है। हम डायरेक्टली मुकेश अंबानी को उधार नहीं दे सकते, हम बैंकों को देंगे, बैंक उनको उधार देगा। ठीक है, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या होता है? सबसे पहले रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल मार्केट सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन दे देता है, जिससे क्लास कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन आपकी कम हो जाती है। फाइनेंशियल मार्केट आपके पैसे को मोबिलाइज करता है और चैनलाइज करता है उनको मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। फाइनेंशियल मार्केट को मिला के आपके पैसे को सही जगह लगाता है जहां रिटर्न आपको सबसे ज्यादा मिलता है। फाइनेंशियल मार्केट क्लास प्राइस डिस्कवरी करता है। फाइनेंशियल मार्केट ना अलग अलग चीज़ों की जो स्टॉक्स हैं उनके प्राइस को डिस्कवर करता है, क्या प्राइस होगा डिमांड सप्लाई फैक्टर को देखते हुए। और फाइनेंशियल मार्केट लिक्विडिटी देता है फाइनेंशियल असेट्स की। आज अगर आपके पास शेयर्स है, डिबेंचर्स है, आप उसको आसानी से मार्केट में बेच सकते हो और कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो फाइनेंशियल मार्केट ये इंश्योर करता है कि आपके पास अगर कोई फाइनेंशियल असेट है तो क्लास आप इजीली उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। अब जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके लिए कीवर्ड्स अगर आते हैं तो क्या क्या कीवर्ड्स बनेंगे? ट्रांसफर सेविंग्स फ्रॉम हाउस होल्ड टू कॉर्पोरेट सेक्टर, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल मार्केट फिक्स द प्राइस, बाई सेलिंग सिक्योरिटी फाइनेंशियल मार्केट एनी टाइम इन्वेस्टर कैन कन्वर्ट इनटू कैश। तो ये क्लास यानी कि जो इजीली कन्वर्ट हो सकता है ना कैश में, ये रहा लिक्विडिटी वाला पॉइंट, उसका ये है सेलिंग सिक्योरिटी इन फाइनेंशियल मार्केट एनी टाइम इन्वेस्टर कैन कन्वर्ट इन्वेस्टमेंट इनटू कैश। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड रेडी इन्फॉर्मेशन, सो नो मनी स्पेंड बाय इन्वेस्टर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। कौन सा पॉइंट का ये? रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। जो पहला पॉइंट है ना उसका ये एक्सप्लेनेशन है कि फाइनेंशियल मार्केट रेडी इन्फॉर्मेशन देता है ताकि आपको क्लास इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और जो प्राइस डिस्कवरी है उसका पॉइंट ये बी है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल मार्केट फिक्स द प्राइस। और जो ये वाला पॉइंट है ना मोबिलाइजेशन सेविंग, उसका ये है यानी कि ट्रांसफर सेविंग्स ऑफ हाउस होल्ड टू कॉर्पोरेट सेक्टर, हाउस होल्ड की सेविंग्स को कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रांसफर करना, यानी मोबिलाइजेशन सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। तो ये अलग अलग कौन सा फंक्शन है ना पूछ ले तो उसके अंदर के भी डिटेल कीवर्ड्स में दे रखा है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मार्केट क्लासिफाइड होता है क्लास मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में। जो कैपिटल मार्केट है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फंड्स के लिए होता है और ये फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए होता है। अगर आपको फिक्स असेट खरीदनी है तो आप कैपिटल मार्केट में जाओगे, करंट असेट खरीदना है तो आप मनी मार्केट में जाओगे। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मार्केट फॉर वर्किंग कैपिटल और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट आर कॉल्ड नियर मनी। ठीक है, तो इसके मनी मार्केट के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो हमें पढ़ने हैं नहीं, हमारे सिलेबस के बाहर है। लेकिन मनी मार्केट होता है इज फॉर शॉर्ट टर्म, कैपिटल मार्केट इज फॉर लॉन्ग टर्म। नेचर और फीचर ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का फीचर क्या है? देखो, कैपिटल मार्केट लिंक करता है सेवर्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को। कैपिटल मार्केट डील इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कैपिटल मार्केट में इंटरमीडिएरीज यूज होते हैं, बेसिकली शेयर डिबेंचर जो खरीदते हो ना आप, वो सब कैपिटल मार्केट से ही मिलता है। डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी इकोनॉमी के अंदर, और सरकार के रूल रेगुलेशंस भी इसके अंदर काफी होते हैं। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट सब कैपिटल मार्केट के अंदर ही आता है, जहां पे गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस लगे होते हैं, उसके नियम कानून के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा आपको। क्लासिफिकेशन फर्दर कैपिटल मार्केट। देखो, एक तो हो गया मार्केट जो है फाइनेंशियल मार्केट, वो है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म्स और कैपिटल मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म्स और मीडियम टर्म्स, यानी लंबे साल के लिए जब पैसा लगाना होता है, फिक्स कैपिटल में पैसा लगाना होता है कैपिटल मार्केट में। फिर कैपिटल मार्केट भी दो टाइप के हैं, पहला है क्लास प्राइमरी मार्केट और दूसरा है क्लास सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट को न्यू इश्यू मार्केट कहते हैं, जहां पे नई सिक्योरिटीज को बेचा जाता है। सेकेंडरी मार्केट को बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज को बेचा जाता है। अगर मैं सीधे गया कंपनी के पास और कंपनी से शेयर खरीद के लेके आया, तो मैं प्राइमरी मार्केट में शेयर खरीद के लेके आया, फिर मैं इस शेयर को बी को बेचूंगा, बी सी को बेचेगा, मार्केट में घूमता रहेगा, उसको बोलते हैं क्लास सेकेंडरी मार्केट है स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंडरी मार्केट कीवर्ड क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है, मार्केट फॉर सेकंड हैंड सिक्योरिटी, इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू कैपिटल फॉर्मेशन। देखो, प्राइमरी मार्केट ना डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन को कंट्रीब्यूट करता है, जबकि कैपिटल मार्केट कैपिटल फॉर्मेशन को इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, ये वाला पॉइंट हम सबको लर्न करना है। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज या फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इसका पहला फंक्शन है इकोनॉमिक, इसे ऐसे ऐसे याद करो, ईपीएस, आईपीएल की जगह सीपीएल और लास्ट में एस, ठीक है। तो ईपीएस में इकोनॉमिक बैरोमीटर। देखो यार, किसी भी कंट्री का जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो उसका इकोनॉमिक मिरर होता है। यानी कि अगर आपको किसी कंट्री के बारे में जानना है ना, तो उसके स्टॉक एक्सचेंज को देखो, उसके हिसाब से समझ पाओगे कंट्री में क्या चल रहा है। यानी इकोनॉमिक मिरर है, पूरी कंट्री के बारे में पता चल जाता है उसकी स्टॉक एक्सचेंज से। स्टॉक एक्सचेंज प्राइस डिसाइड करता है, डिमांड सप्लाई फैक्टर्स देखते हुए स्टॉक के प्राइस डिसाइड करता है। स्टॉक एक्सचेंज हमें सेफ्टी देता है ट्रांजेक्शन की। अगर आज हम अपना लाखों करोड़ों रुपए स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, आम जनता भी आजकल स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आजकल स्टॉक मार्केट का काम सीख रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्लास भरोसा है लोगों को यार हमारा ट्रांजेक्शन सेफ है, हमारा पैसा सेफ है, डूबेगा नहीं स्टॉक मार्केट में। तो ये ईपीएस, अर्निंग पर शेयर की जगह इकोनॉमिक बैरोमीटर, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, और ऐसे क्या है, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर सीपीएल, कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टॉक मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं तो मार्केट जरूरतमंदों को पैसा देता है बिजनेस करने के लिए, और उस बिजनेस में हम लोग काम करते हैं, जाके हमारी इनकम आती है, देश ग्रो करता है, इकोनॉमी ग्रो करता है। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट एक स्कोप देता है स्पेकुलेशन का। स्पेकुलेशन का मतलब हेल्दी स्पेकुलेशन, जहां प्राइस अप एंड डाउन होते हैं, सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो, ये मौका देता है इन्वेस्टर्स को। अगर आप स्टडी करेंगे ना स्टॉक मार्केट की, तो आप सस्ते में खरीद के महंगा बेच के मुनाफा कमा सकते हो घर बैठे बैठे। अगला है क्लास लिक्विडिटी। स्टॉक मार्केट ये इंश्योर करता है कि आप अपने स्टॉक्स को जब चाहो तब बेच सकते हो क्लास, और उसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, हाई लिक्विडिटी होती है, सीपीएल। और लास्ट है स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट, लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं। अपना पैसा अगर आप एफडी में लगाते हो, है ना, आपके घर वालों से पूछो तो वो एफडी करा लेते हैं, पैसा बचता है तो। यार एफडी पे 5-6% का रिटर्न होता है, इन्फ्लेशन रेट भी 6% का है। यानी कि आज मैं पेन 100 रुपये का खरीद सकता हूँ, मेरी जेब में 100 रुपये है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ नहीं मैं अगले साल खरीदूंगा, मैंने इस 100 रुपये को बैंक में जमा कर दिया, अगले साल ये बैंक मुझे 106 रुपये देगा, मैंने सोचा 100 का पेन खरीदूंगा और 6 मुझे बच जाएंगे। मैं दुकानदार के पास गया, दुकानदार ने बोला ये पेन आज 106 का है, तो मेरा वो 100 रुपये का वैल्यू 106, मतलब वो और आज का वैल्यू दोनों बराबर है। लेकिन अगर मैं यही स्टॉक मार्केट में लगा तो शायद मुझे 115 मिलते और 106 का पेन खरीद के 9 रुपये बचा सकता था मैं। ऑब्वियसली डार्क साइड भी है, क्या पता वो 100 की जगह 90 हो जाते, बट इन लॉन्ग टर्म में देखा जाए स्टॉक मार्केट ग्रो ही करता है, लॉस नहीं होता लॉन्ग टर्म में, नॉट शॉर्ट टर्म। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। तो लोगों को सलाह दी जाती है कि अपना पैसा इन्वेस्ट करो, मार्केट को स्टडी करो, उसमें पैसा लगाओ, वहाँ पे रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा, और इस पैसे को वो बड़े बड़े बिजनेसमैन को देंगे ताकि क्लास वो इस पैसे से और ज़्यादा पैसा कमाएं, ग्रो करे, देश के अंदर फैक्ट्री लगाए, कारखाने लगाएं। तो ईपीएस, सीपीएल और एस, ये है फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अच्छे से क्लास एक बार इसे कमेंट सेक्शन में लर्न कर लो, वीडियो पॉज करके देख लो और लिख के मुझे बताओ, क्लास अच्छे से याद होगा ये। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। देखो प्राइमरी मार्केट यानी कि न्यू इश्यू मार्केट, और सेकेंडरी मार्केट यानी सेकेंड हैंड शेयर्स के मार्केट। तो इसका डिफरेंस और मनी मार्केट कैपिटल मार्केट डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। प्राइमरी मार्केट को न्यू इश्यू मार्केट कहा जाता है, यहाँ पे नए सिक्योरिटीज खरीदे बेचे जाते हैं। लेकिन जो सेकेंड हैंड मार्केट है यानी जो सेकेंडरी मार्केट है, वो सेकेंड हैंड और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज यहाँ पर बेची जाती हैं, यानी पुरानी सिक्योरिटीज को बेचा जाता है। इशू बाई, प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज को कंपनी खुद इशू करती है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर्स को इशू किया जाता है। अब प्राइमरी मार्केट की कोई फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है क्लास, जबकि सेकेंडरी मार्केट का फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन और वर्किंग आवर होता है। 9:15 से 3:30 तक मार्केट वीक डे पे काम करता है। एंट्री की बात करें, यहाँ पे कोई भी कंपनी एंटर कर सकती है प्राइमरी मार्केट में, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ लिस्टेड कंपनी के शेयर ही ट्रेड किए जाते हैं। प्राइस की बात करें, यहाँ पे मैनेजमेंट प्राइस डिसाइड करती है कंपनी की, लेकिन जो सिक्योरिटीज के प्राइस है वो डिमांड सप्लाई फैक्टर्स पे डिसाइड किया जाता है, किसी के हाथ में ये प्राइस नहीं होता। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। मनी मार्केट बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कैपिटल मार्केट होता है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए। कैपिटल मार्केट की जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कौन कौन होते हैं? द पार्टिसिपेंट्स इन कैपिटल मार्केट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, कंपनी, फॉरेन इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स फ्रॉम द पब्लिक। जबकि मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स में सब कुछ सेम है, बैंक है, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बस फॉरेन इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं होते। कैपिटल मार्केट की बात करें, मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करते हैं। मनी मार्केट बेसिकली शॉर्ट टर्म फंड्स पीरियड अप टू 1 ईयर में डील करते हैं। इंस्ट्रूमेंट, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये सब। लिक्विडिटी की बात करें, कैपिटल मार्केट लेस लिक्विड होता है
और मनी मार्केट हाईली लिक्विड है बिकॉज शॉर्ट टर्म के लिए होता है। रिस्क की बात करें, मोर रिस्क है, रिटर्न भी ज़्यादा है कैपिटल मार्केट में। मनी मार्केट लेस रिस्क और लेस रिटर्न। रिक्वायरमेंट की बात करें, इट इज़ फॉर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, जबकि जो मनी मार्केट है वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए होता है। कैपिटल मार्केट फिक्स्ड कैपिटल यानी फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट के लिए होता है। कहने का मतलब क्या, अगर मुझे फिक्स एसेट्स खरीदनी है तो मैं कैपिटल मार्केट से फंड्स को रेज करूंगा लंबे समय के लिए, और अगर मुझे करंट एसेट खरीदना है तो मैं क्लास मनी मार्केट से फंड्स को रेज करूंगा शॉर्ट टर्म के लिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज तो था ही इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग प्रोसीजर भी इंपॉर्टेंट है और फंक्शन ऑफ सेबी इंपॉर्टेंट है, ये तीन। बाकी डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन वो, और क्लास फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल डिसीजन ये इंपॉर्टेंट है किसके अंदर क्लास, आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर, राइट। अब ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है। डीमैट अकाउंट का जो कीवर्ड है, जो डीमैट अकाउंट है ना, डीमटेरियलाइजेशन, उसका कीवर्ड क्या है, कन्वर्जन ऑफ पेपर या मेटल फॉर्म ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक एंट्री। पहले जमाने में ना शेयर्स के सर्टिफिकेट मिलते थे, आजकल क्लास इलेक्ट्रॉनिक एंट्री होती है। यानी कि आप जैसे आजकल क्या होता है कि सर्टिफिकेट नहीं मिलता, आपका डीमैट अकाउंट खुल जाता है, शेयर्स उसी अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट होने लग जाते हैं, तो पेपर इकट्ठा करने का झंझट खत्म, उसको बोलते हैं डीमैट, यानी कि मटेरियल को खत्म कर देना, डीमटेरियलाइजेशन। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ क्लास मल्टीलेशन, लॉस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें खो जाना, सर्टिफिकेट खो जाना, वो सब प्रॉब्लम खत्म हो गई, फट जाना, चूर जाना। फिजिकल ट्रांसफर नहीं होता आजकल, बुक एंट्री पास होती है, ट्रांसफर थ्रू बुक एंट्री। अब ये है क्लास पूरा का पूरा ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ध्यान से अच्छे से समझना एक करके पॉइंट, एटलीस्ट स्टार्टिंग के 5 पॉइंट आपको एज इट इज याद रहना चाहिए। ट्रेड करने के लिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको ब्रोकर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्शन ऑफ ए ब्रोकर। उसको आपने सारी डिटेल देनी है क्लास, अपना पैन कार्ड देना है, अपना बैंक अकाउंट डिटेल देना है। उसके बाद क्लास वो आपका क्या करेगा, एक डीमैट अकाउंट खुलवाएगा, एक नो योर क्लाइंट फॉर्म भरवाएगा, फिर डीमैट अकाउंट खुलवाएगा। जब आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा फिर आप क्लास ऑर्डर प्लेस करोगे, ऑर्डर प्लेस करोगे। ऑर्डर प्लेस करने के बाद ब्रोकर आपके शेयर्स का प्राइस मैच करेगा, बेस्ट प्राइस देगा आपको। जब बेस्ट प्राइस आ जाएगा तो उसमें क्लास ऑर्डर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। जब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू किया जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर जितनी भी डिटेल रहती है ना, वो एक प्रूफ के तौर पे आगे क्लास काम आएंगी। जब कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको इशू किया जाएगा तो फिर क्लास डिलीवरी ऑफ शेयर्स, अगर आप शेयर बेच रहे हो तो शेयर डिलीवरी करोगे, अगर क्लास आप शेयर खरीद रहे हो तो पेमेंट करोगे, और फिर लास्ट में आता है क्लास सेटलमेंट साइकिल, जो बेसिकली T+2 डेज का होता है। ये है पूरा का पूरा क्लास स्टॉक एक्सचेंज का कंप्लीट, यानी ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है। होता जनरली क्या होता है क्लास, ये पहला इन्वेस्टर है और ये इन्वेस्टर नंबर 2 है, ठीक है। तो कभी भी इन्वेस्टर 1 इन्वेस्टर 2 से डायरेक्टली नहीं मिल पाएगा, ब्रोकर होते हैं अपने अपने। इन्वेस्टर 2 का है ब्रोकर नंबर 2, इन्वेस्टर 1 का है ब्रोकर नंबर 1, और ये है क्लास स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो इन्वेस्टर 1 अप्रोच करेगा ब्रोकर 1 से, ब्रोकर 1 अप्रोच करेगा स्टॉक एक्सचेंज से, स्टॉक एक्सचेंज करेगा ब्रोकर 2 से अप्रोच, ब्रोकर 2 करेगा इन्वेस्टर 2 से अप्रोच, और फिर यहां से क्लास इस तरीके से क्लास शेयर्स आएगा और इस तरीके से क्लास पैसे जाएंगे। ये है पूरा का पूरा स्टॉक एक्सचेंज का प्रोसीजर। अब मैं तुम्हें और डिटेल में समझाता हूं। इन्वेस्टर 1 अगर क्लास खरीदेगा शेयर्स तो कैश पे करेगा, अगर बेचेगा तो शेयर्स को डिलीवरी करेगा ब्रोकर नंबर 1 को। फिर ब्रोकर नंबर 1 क्या करेगा, स्टॉक एक्सचेंज को वो पैसे दे देगा जिसको बोलते हैं पे इन डे। फिर स्टॉक एक्सचेंज वो पैसे ब्रोकर नंबर 2 को देगा, जिसको बोलते हैं पे आउट डे, और उसके 24 घंटे के अंदर क्लास ये पैसा इन्वेस्टर के पास पहुंच जाएगा, और वहां से क्लास इसी प्रोसेस से इन्वेस्टर 1 के पास शेयर्स आ जाएगा। इस सेटलमेंट साइकिल में जनरली 2+2 T+ यानी ट्रांजैक्शन डेट या टुडे प्लस 2 डेज, 2 दिन का समय लग जाता है। ये है पूरा का पूरा प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर 2 कैटेगरी होती है क्लास, 2 ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहला है क्लास द डिपॉजिटरी और द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ध्यान समझना, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बेसिकली वो होते हैं क्लास जो सेबी के सिलेक्टेड ब्रोकर्स होते हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल बैंक हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, बैंक हो गया, सब ब्रोकर, ये सब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं। इन्वेस्टर कभी भी डायरेक्टली डिपॉजिटरी के पास नहीं जा सकता, हम हमेशा जाते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास। फिर जितने भी क्लास, जैसे आप एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करते हो, ग्रो हो गया, जेरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, वो सब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से एक तरीके से। फिर वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जाते हैं डिपॉजिटरी के पास। डिपॉजिटरी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो शेयर्स को होल्ड करके अपने पास रखता है। डिपॉजिटरी शेयर्स को होल्ड करता है। डिपॉजिटरी एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लास यूनिट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम है। डिपॉजिटरी जस्ट लाइक अ बैंक वेयर डिपॉजिटर इन्वेस्टर कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ द मनी और सिक्योरिटी इन डिपॉजिटरी, एंड इन्वेस्टर कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ हिज शेयर। देखो यार,
डिपॉजिटरी शेयर्स को होल्ड करके रखता है, यहां से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास जाता है शेयर्स, फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से हमारे डीमैट अकाउंट में आता है। तो हम कभी भी डायरेक्टली डिपॉजिटरी से कांटेक्ट नहीं कर सकते, हम हमेशा डीपी से कांटेक्ट करते हैं, डीपी कांटेक्ट करता है डिपॉजिटरी से, ठीक है। There are two depository. Presently इंडिया में दो डिपॉजिटरी है क्लास, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL और क्लास CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। बोथ डिपॉजिटरी होल्ड योर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लाइक शेयर एंड बॉन्ड इन डीमेटलाइज्ड फॉर्म एंड फैसिलिटेट ट्रेडिंग थ्रू एक्सचेंज, थ्रू स्टॉक एक्सचेंज थ्रू ट्रेडिंग की जाती है। तो ये आपका कहीं से भी खुल सकता है, यहाँ से भी, और ये आपके सारे के सारे स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हैं लंबे समय तक। डीमेटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच अ क्लाइंट कैन गेट फिजिकल सर्टिफिकेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस एंड इन्वेस्टर्स इंटेंडिंग टू डीमेटलाइज इट्स सिक्योरिटी नीड टू हैव एन अकाउंट विथ डीपी। तो आपका एक अकाउंट जरूर होना चाहिए डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ, अगर क्लास आप चाहते हो कि आप शेयर्स को ऑनलाइन फॉर्मेट में रखो, या फिर तुम्हारे पास पुराने शेयर्स हैं 20 साल 30 साल पहले पेपर है तो उसको आप ऑनलाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। डीम्यूचुअलाइजेशन क्या होता है? पहले क्या होता था, ब्रोकर के पास एक खुद का कंट्रोल होता था, ब्रोकर आपके बिहाफ में सब कुछ करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है क्लास। आज ब्रोकर सिर्फ आपको सब कुछ बता सकता है, करोगे आप ही, सारा आपके ट्रांजेक्शन अकाउंट से ही ट्रांजेक्शन होगा, पैसा आना जाना सब आपके अकाउंट्स में होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, ब्रोकर आपसे कुछ छुपा नहीं सकता। Earlier on intermediaries, that is broker, used to own, control and manage the stock exchange. This ownership and management of stock exchange by the broker often lead to conflict. कई बार लड़ाई झगड़ा होता था, ब्रोकर अपने फायदे के लिए यूज करता था क्लाइंट को। इस प्रॉब्लम खत्म करने के सरकार ने क्या किया? डीम्यूचुअलाइजेशन कर दिया। डीम्यूचुअलाइजेशन रेफर्स टू सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम ट्रेडिंग राइट ऑफ मेंबर्स थ्रू डीम्यूचुअलाइजेशन। मतलब सारे राइट्स जो है वो ब्रोकर से हटा दिए, ब्रोकर सिर्फ एक लिंक की तरह काम करेगा। हाँ, ब्रोकर के बिना आप शेयर खरीद बेच नहीं सकते, लेकिन सारी चीज ट्रांसपेरेंट रहेगी, ब्रोकर अपने फायदे के लिए आप स्टॉक एक्सचेंज को यूज नहीं कर पाएगा। मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको लगे कभी कि यार ये दो चैप्टर बड़े खतरनाक है, या फिर फाइनेंशियल मार्केट बड़ा खतरनाक है, या फिर इसमें स्टॉक एक्सचेंज सॉरी जो ट्रेडिंग प्रोसीजर अगर आपको लगे वो खतरनाक है ना, तो मैं पर्सनली सलाह दूंगा आपको, टाइम आपके पास है अभी भी, आप एक बार मेरी डिटेल वीडियोस देखना जो मैंने डिटेल में बनाई थी योद्धा बैच के अंदर, प्लेलिस्ट के अंदर, तो वहां मैंने डिटेल में समझा। अभी जो मैं करा रहा हूँ एक क्विक रिवीजन है सारी चीजों का, ये मान के कि आपको ये चीजें आती हैं, आपके दिमाग में दोबारा रिकॉल करने के लिए कराया जा रहा है। तो यही रिक्वेस्ट है, किसी बच्चे को टफ लग रहा होगा, आई नो ये चैप्टर ही टफ है, मतलब इजी नहीं है प्लानिंग जैसा, ठीक है। तो आप प्लीज़ आप डिटेल वीडियो से एक बार जरूर जाके चैप्टर को पढ़ लेना, अपनी बुक से रीड कर लेना, और एनसीईआरटी से ही करना। एनसीईआरटी में जो लिखा है जितना ही उतना ही बहुत है, ठीक है। और मैं एनसीईआरटी के कीवर्ड्स वगैरह सब कुछ कराऊंगा ही आपको, आप टेंशन मत लो। एनसीईआरटी नहीं है तो भी घबराओ मत, कोई भी बुक आपके पास है उससे कर लो, ऑल आर गुड। लास्ट हमारा टॉपिक है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 12 ऑफ अप्रैल 1988 टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है स्टॉक एक्सचेंज का। सेबी को एक वॉच डॉग की तरह माना जाता है स्टॉक मार्केट में, ओवरऑल क्लास कंट्रोलर है कैपिटल मार्केट का। स्टॉक मार्केट पे पूरा का पूरा कंट्रोल रखता है कि कहीं कोई घपलेबाजी धांधलेबाजी ना हो, ताकि इन्वेस्टर्स का पैसा ना डूबे, उनका भरोसा ना उठे। आपको पता है स्टॉक मार्केट जो है इकोनॉमिक बैरोमीटर है, अगर लोगों का स्टॉक मार्केट से पैसा उठ गया तो हमारा देश ही बर्बाद हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखता है सेबी और स्ट्रिक्ट पेनल्टी लगाता है। सेबी का जो ऑब्जेक्टिव था वो बेसिकली प्रोटेक्ट करना था इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव था इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन ऑब्जेक्टिव ऑफ, ये क्लास आपका ऑब्जेक्टिव है कि रेगुलेट करना स्टॉक एक्सचेंज को, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनकी इन्वेस्टमेंट को सेफ्टी देना, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को रोकना, रेगुलेट करना, डेवलप करना एक कोड ऑफ कंडक्ट को, कि काम किस तरीके से करेंगे ब्रोकर ना, उनका पूरा कोड ऑफ कंडक्ट सेबी ने डेवलप कर रखा है, उनकी ट्रेनिंग दे रखी है। बिना सेबी से रजिस्टर करे कोई ब्रोकर नहीं बन सकता, तो ब्रोकर की भी सारी डिटेल सेबी के पास रहती है, रेगुलेटेड है पूरा। तो ये सेबी की क्लास ऑब्जेक्टिव है। नाउ फंक्शंस ऑफ सेबी, सेबी के 3 फंक्शंस है, ध्यान समझना। इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना प्रोटेक्टिव फंक्शन है, डेवलप करना स्टॉक एक्सचेंज को डेवलपमेंट फंक्शन है, और रूल्स रेगुलेशन बनाना, फाइन पेनल्टी लगाना क्लास वो आपका रेगुलेटरी फंक्शन है। तीनों फंक्शन इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक फंक्शन से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत हैं इस चैप्टर में। प्रोटेक्टिव फंक्शन में सभी प्राइस रिगिंग को रोकता है, यानी क्लास आप मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स देके मैनिपुलेशन करके आप प्राइस को अपने आप से नहीं बढ़ा सकते, खुद की स्टॉक्स खुद खरीद के या डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के थ्रू इनडायरेक्टली खुद खरीद के आप अपने स्टॉक्स के प्राइस को नहीं बढ़ा सकते। सभी इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है और पेनल्टी लगाता है
करता है ऐसी प्रैक्टिसेस के ऊपर। कंपनी के अंदर के जो लोग होते हैं ना, दे हैव सम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कि कल को क्या होने वाला है, तो वो स्टॉक मार्केट को, अपनी कंपनी के शेयर्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप खुद शेयर्स नहीं खरीद सकते। सेबी अंडरटेक करता है, एजुकेट करता है इन्वेस्टर्स को, ताकि क्लास वो अच्छी जगह पैसा लगाए। सेबी फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है, सिक्योरिटी मार्केट में कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है सबके लिए। सेबी गाइडलाइन इशू करता है डिवेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए। तो प्रोटेक्ट करने का फंक्शन जो प्रोटेक्टिव फंक्शन है, और क्लास इसके नोट्स मैं अपने टेलीग्राम पे, अपने व्हाट्सएप चैनल पे क्लास दे दूंगा, तो वहाँ से क्लास आप ले लेना। टेलीग्राम पे जरूर ले लेना ये नोट्स, सारे नोट्स जो भी मैं पढ़ाता हूँ ना अभी इस टाइम पे, एग्जाम टाइम पे, सब नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। डेवलपमेंट फंक्शन, सेबी इंटरमीडियरीज, जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर, उन सबकी ट्रेनिंग कराता है, डेवलप करता है। सेबी इंटरनेट ट्रेडिंग को क्लास परमिट करता है, ऑनलाइन आप ट्रेडिंग कर सकते हो घर बैठे बैठे। सेबी अंडरराइटिंग को ऑप्शनल बनाता है कि भैया आपकी मर्जी है, आप अपने शेयर्स को अंडरराइट कराओ चाहे मत कराओ। मतलब अगर आप खुद अपने शेयर्स को बेच सकते हो तो क्यों अंडरराइटर को रख के खामखामा उनको कमीशन देना। सेबी रिसर्च कंडक्ट कराता है, इंफॉर्मेशन को पब्लिश करता है, जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं सबको। इंटरनेट पे भी क्लास सेबी की सारी वेबसाइट पे भी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो सेबी चाहता है स्टॉक मार्केट डेवलप करे, ग्रो करे, ऑनलाइन चीजें चलें और सारी चीजें सेफ एंड सिक्योर हो, पब्लिक का पैसा डाइवर्ट ना हो, डूबे ना, ये सब। लास्ट है रेगुलेटरी फंक्शन। These functions are performed by SEBI to regulate the business in stock exchange. स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना। SEBI रूल्स रेगुलेशन बनाता है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है क्लास ब्रोकर्स के लिए, सब ब्रोकर्स के लिए, अंडरराइटर्स के लिए। SEBI रजिस्टर्ड और रेगुलेट करता है वर्किंग ऑफ ब्रोकर्स, ब्रोकर की वर्किंग को रेगुलेट करता है, सब ब्रोकर। SEBI म्यूचुअल फंड्स कंपनी के ऊपर भी नियंत्रण रखता है। SEBI एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को खरीदती है तो SEBI से परमिशन लेना पड़ता है। बिना SEBI के परमिशन के आप एक कंपनी दूसरी कंपनी को नहीं खरीद सकते, बिकॉज शेयर होल्डर्स दोनों कंपनी के अफेक्ट हो रहे हैं, तो SEBI से परमिशन लेनी पड़ती है। SEBI इंक्वायरी बिठाता है, SEBI ऑडिट कराता है स्टॉक एक्सचेंज का, फाइन पेनल्टी लगाता है गलत करने वाले लोगों पे। तो वो रेगुलेट है, नियंत्रण कसने की बात है, लगाम लगाने वाली बात है रेगुलेटरी, ग्रो करने की बात है डेवलपमेंट, रक्षा करने की बात है प्रोटेक्टिव। तो ये सब ये क्लास सारे के सारे फंक्शंस हैं। दैट्स इट। लर्न करना है क्लास आपको अगली क्लास से पहले। शाम को क्लास में फिर आऊँगा, आप इंजॉय कर लो तब तक। उसके बाद शाम को मैं फिर आऊँगा, आपको क्लास 2 चैप्टर और कराऊंगा, इजी चैप्टर। तो आप थक गए होगे तो आसान चैप्टर करोगे। अभी आप क्लास अपना एंजॉय करो, होली एंजॉय करो, और अच्छे से किसी कीमत पे भी क्लास इसे लर्न कर लेना, बिकॉज देखो होली हर साल आ जाएगी लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन बार बार नहीं आएगा, ठीक है। तो आप 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे एंजॉय करो, देन अपनी पढ़ाई जरूर करना है क्लास, क्योंकि एग्जाम टाइम में छुट्टियाँ नहीं है ज़्यादा, इसमें सबसे कम छुट्टी हैं, ठीक है। तो आज हम रात को अपना पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, हमारे पास कल का समय बचेगा और रिवाइज करने का, और परसों सुबह भी हम लाइव लेंगे, आराम से सब कुछ रिवाइज करेंगे। लेकिन आपसे यही उम्मीद है क्लास की 2-3 चीज़ें जो है ना थोड़ी खतरनाक जरूर है याद करने के लिए, बट उसे कर लो। वीडियो को लाइक करो क्लास अगर आपको अच्छा लगा, सीखने को मिला। और दिन भर मुझे तो क्लास सब कुछ छोड़ के काम ही करना है, मेहनत करनी है आपके लिए, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी फेस्टिवल से ज़्यादा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इस वीडियो को अपने क्लासमेट दोस्तों तक शेयर जरूर करना, आखिरी पेपर में चाहता हूँ सबका अच्छे से जाए और मैं उसमें पूरा कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।